हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रव्या एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं विज्ञान, और विज्ञान में हमारा बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जो है वो चल रहा है, वो है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में हम लोगों ने बात कल के वीडियो में करी थी श्वसन की। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक विनती आपसे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जो भी अपने मित्र हैं उनसे कहें वो सब्सक्राइब करें और क्लास से ज़रूर जुड़ें। क्लास से जुड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि आप भी देख रहे हैं हमारी जो क्लास है वो लगातार चल रही है और उससे कितना फ़ायदा आपको हो रहा है वो आप जान ही रहे हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। श्वसन की बात कर रहे हैं और श्वसन की बात में हमने काफ़ी सारी बातें जो है वो कर ली थी कि श्वसन किस टाइप से होता है और श्वसन में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से ऊर्जा का निर्माण होता है। ये बातें हमने कल के वीडियो में करी। आज हम लोग बात करेंगे श्वसन जो है वो होता कैसे। तो सबसे पहले कल हमने पादपों के अंदर बात करी थी कि पादपों के अंदर श्वसन होता कैसे था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पादप जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते समय CO2 वातावरण से लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं भाई, बाहर छोड़ते हैं। तो उसी ऑक्सीजन को लेकर के श्वसन कर लिया जाता है। हालांकि ऑक्सीजन जो है वो कम लेनी पड़ती है क्योंकि श्वसन कम करना है, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करना होता है। तो दिन में पौधे क्या CO2 बिल्कुल नहीं छोड़ते, क्या छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो आज हम बात करेंगे जलीय जीवों के अंदर श्वसन की बात करेंगे। तो देखो भाई, जलीय जो जीव होते हैं, जलीय जीव मित्रों, श्वसन देखो आपको पता होगा कि हमें श्वसन अगर करना है, श्वसन अगर करना है तो ऑक्सीजन तो लेना है, ऑक्सीजन तो लेना है और आपको क्या करना भाई, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, शरीर के बाहर छोड़ना है। अच्छा बताओ मेरे को, अगर पौधा श्वसन करेगा तो कौन सी गैस लेगा, तो भी ऑक्सीजन लेगा। अगर गधा श्वसन करेगा तो भी ऑक्सीजन लेगा। अगर तू गधा मतलब तू श्वसन करेगा तो भी क्या लेगा भाई, तो भी ऑक्सीजन ही लेगा। क्लियर बात। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन मिलती कहाँ से। मान लो मैं यहाँ श्वसन कर रहा हूँ तो कोई मेरे यहाँ सिलेंडर थोड़ी लगाया हुआ है, ऑक्सीजन गैस का नहीं लगाया हुआ। तो बताओ ये ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है। तो आप कहोगे सर इस वातावरण के अंदर बहुत सारी क्या है, इस वातावरण के अंदर क्या है, बहुत सारी, इस वातावरण के अंदर क्या है, बहुत सारी, वातावरण के अंदर है बहुत सारी ऑक्सीजन। वातावरण में क्या है, बहुत सारी ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन होती है पता है? वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है कितनी होती है, लगभग 21% जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। अच्छा मेरे को बताओ, बात बताओ, जल के अंदर जो जीव रह रहे हैं उनके पास ऑक्सीजन कहाँ, उनके पास ऑक्सीजन है क्या, नहीं ना। तो ये लोग क्या करते हैं, जो जल के अंदर घुलनशील, जल में घुलनशील ऑक्सीजन लेते हैं। कैसी ऑक्सीजन लेते हैं, जल में घुलनशील ऑक्सीजन, जल में घुलनशील ऑक्सीजन लेते हैं जल में। अच्छा बताओ मेरे को, जल का सूत्र क्या, H2O, और ये O है ना, ये जल में घुला रहता है। इसी को कौन लेते हैं आपके, इसी को आपके लेते हैं जल में रहने वाले जलीय जीव। क्लियर बात। अच्छा देखो, जैसे मान के चलो मछली होती है, मछली के यहाँ पर क्लेम होते हैं, क्लेम या जिसे अपन क्लोम बोल सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं भाई, क्लेम या क्लोम। अब जो क्लेम या ये क्लोम जो होते हैं, यहाँ से आपके क्या लिया जाता है, यहीं से आपके वायु को या ऑक्सीजन को लिया जाता है। अच्छा मछली के जो क्लोम है, क्लोम आप मछली का फोटो देखोगे तो वहां दिखेंगे क्लोम,
तो ये मछली क्या करती है, जल को, किसको, जल को खींच करके क्लोम में लाती है। किस में लाती है, क्लोम में, और क्लोम से ऑक्सीजन को अवशोषित कर ली जाती है। क्लियर बात। मछली क्या करेगी, यहाँ जो जलीय जीव होते हैं उनके पास अलग अलग अंग होते हैं, उनमें से वो क्या करते हैं, जल को खींचते, बलपूर्वक खींच के इकट्ठा करते हैं, और उसके अंदर से जो जल के अंदर है उसके अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको अलग कर देते हैं। क्लियर बात। चलिए भाई, ये बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ मेरे को। ये जलीय जीवों की बात थी। अगर मैं तुमसे कहूं स्थलीय जीव, स्थलीय जो जीव होते हैं, स्थलीय जीवों का क्या मामला, तो स्थलीय जीवों का मामला कुछ नहीं, जो वातावरण है, वातावरण में बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो वहां से इनके पास होते हैं भिन्न भिन्न अंग, भिन्न भिन्न तरह के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं अंग। अब इन भिन्न भिन्न अंगों से ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। क्लियर बात। भिन्न भिन्न क्या करते हैं, अंग होते हैं इनके पास, और अंगों से क्या करते हैं, श्वसन। मान लो ये इनके पास जो कोशिका है, यहाँ कोई भी अंग है, उसकी सतह से कोई सतह होती है, सतह से मान लो ये कोई अंग है, तो इस सतह से बाहर से इसको ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, अंदर ली जाती है। तो ये जो सतह है, ये सतह थोड़ी होती है मुलायम और लसीली होती है, मुलायम और कैसी होती है, लसीली होती है। इस सतह से आपका क्या कर लिया जाता है, इससे आपका ऑक्सीजन को लिया जाता है और CO2 को छोड़ा जाता है। मुलायम और लसीली होती है और पतली भी होती है, ताकि आर पार ऑक्सीजन और CO2 आसानी से परिवहन कर सके। क्लियर बात। तो ये सतह जो होती है, इसका क्षेत्रफल, ये सतह जो होती है इसका क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, क्षेत्रफल जो होता है सतह का वो अधिक होता है। अधिक क्यों होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, ऑक्सीजन भी चाहिए अधिक, तो अधिक क्षेत्रफल होगा तो ऑक्सीजन अपने आप अधिक मिल जाएगी। क्लियर बात है। अभी हम श्वसन पढ़ेंगे मानव के अंदर, यानी कि तुम लोग सांस है वो कैसे ले रहे हो, श्वसन कैसे कर रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या क्या हो रहा है। तो भैया ध्यान रखना, हमारे शरीर के अंदर एक श्वसन के लिए अंग ही नहीं, श्वसन के लिए पूरा तंत्र पाया जाता है। मानव के अंदर अंग ही नहीं, क्या पाया जाता है, श्वसन तंत्र पाया जाता है, और उस तंत्र को हम श्वसन तंत्र कह रहे हैं। ठीक है, तंत्र को क्या कह रहे हैं, श्वसन तंत्र। तो हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भाई, हमारे पास एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। जैसे ये हो गया तुम्हारा नाक, और ये हो गया तुम्हारा मुंह, और ये हो गए तुम। क्लियर बात। ये कौन, तुम। चलो, यहां से ये आपका कौन है, नाक है, और ये मुख है, मुख से भी आ रहा है। अच्छा, इस तरह से आपका क्या है, ये कुछ कुछ तो है। ये यहाँ से इस तरह से दो भागों में बंट जा रहा है। क्लियर बात। ज़्यादा नीचे चला गया तो दिखेगा, और नहीं, चलो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा भी नीचे नहीं जाना चाहिए, इतना ज़्यादा भी नीचे नहीं जाना है। ठीक है, अब हमारे चला ही गया है, तो अब वापस ये देखो, अब इसका नाम शुरू में लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये आपका क्या है, इसे हम साइंस की भाषा में नासा छिद्र बोलते हैं, यानी कि नाक है, नाक के वाले छेद है। ये मुख है, मुख गुहा भी कह सकते हैं, मुख है। ठीक है ना। अच्छा भाई, यहाँ से ये जो है ना, ये मैंने बताया था, यहाँ पर ये कॉमन मार्ग होता है जहाँ से श्वसन भी हो जाता है और भोजन भी जाता है, यानी कि वायु भी जाती है और भोजन भी जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी। ठीक भाई।
ये वाला यहाँ पर ये होता है कंठ, जहां से आपकी आवाज भी निकलती है, कंठ। और ये जो है ये श्वास नली होती है। कौन सी नली होती है? श्वास नली होती है, श्वास नली। और जो श्वास नली है वो एक वल्ले टाइप होती है, जिसे आप उपास्थि वल्ले बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? उपास्थि वल्ले, उपास्थि वल्ले बोला जाता है। क्लियर बात? और ये श्वास नली है, ये आगे जाके दो भागों में बंट जाती है, आगे जाके दो भागों में बंट जाती है, जिसे अपन बोलते हैं श्वसनी। कौन सी नी? श्वसनी। और ये श्वसनी है, ये आगे जाके अलग अलग भागों में बढ़ती है, जिसे आप क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं। ये ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे अलग अलग भागों में बंटी रहती है। क्लियर बात? इसी तरह से इसके साथ भी ऐसा ही होता है, ये इस तरह से अलग अलग बटी रहती है। क्लियर बात? ये ऐसे रहती है, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं, ये क्या है? बहुत सारी श्वसनिकाएं। श्वसनी दो होती है, श्वसनिकाएं बहुत सारी होती है। इन श्वसनिकाओं के सिरों के ऊपर इस तरह की गुब्बारे नुमा संरचना होती है। सिरों के ऊपर क्या होती है? गुब्बारे नुमा संरचना होती है, जिसे अब क्या बोलते हैं? कूपिका बोलते हैं। जिसे आप क्या बोलते हैं? कूपिका बोलते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? कूपिकाएं। इन्हें क्या बोलते हैं भाई? कूपिकाएं। दिख रहा है आप लोगों को सही सही ना? अब देखो, ये तो होगी कूपिकाएं, और इन्हीं कूपिकाओं के ऊपर ये इस तरह की एक संरचना होती है, और इसके भी ऊपर इस तरह की संरचना, ये सेम है। तो इन्हें आप क्या बोलते हैं? फुफ्फुस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस। फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा होता है। फुफ्फुस का मतलब क्या होता है? फेफड़ा। और इसी फुफ्फुस के नीचे इस तरह से एक संरचना बनती है। हो सकता है आप लोगों को बेटा दिख नहीं रहा हो, दिख रहा है क्या? ओके। तो ये जो है ये संरचना होती है, जिसे आप डायाफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। ठीक बात। डायाफ्राम का चित्र हम लोगों ने और कहीं बनाया था। कहाँ बनाया था बताओ? कहाँ बताया था? कमेंट करके बताओ। ये डायाफ्राम हो गया, ठीक है। और इनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर होती है बहुत सारी इस तरह की क्या? पसलियाँ। इस तरह की क्या होती है? बहुत सारी पसलियाँ होती है। इस तरह से क्या होती है? बहुत सारी पसलियाँ होती है। इसे क्या बोलते हैं? पसलियाँ। आई बात समझे? हालांकि पसलियाँ श्वसन में कोई रोल इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका श्वसन में कोई रोल इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कहाँ किसका क्या इम्पोर्टेंट है? तो ये पसलियाँ तो सिर्फ आपके क्या काम आती है? कूपिका है। कूपिकाएं, ये कूपिकाएं जो होती है ये बहुत सारी होती है, गुब्बारे नुमा। इसका अलग से हम डायग्राम बनाए तो ये मान लो ये श्वसनिकाएं हैं, तो इस तरह की कूपिकाएं हैं। ये इस तरह की, ये बड़ा डायग्राम बनाया, वहां से काट गए। ये क्या है? कूपिका है। ठीक बात। चलो भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको शुरू से समझते हैं। जो पसलियां हैं ये क्या काम करती है? ये आपके फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। मान लो फेफड़े यहाँ से दब जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। फेफड़े दब गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसके नीचे बार जो पाचन का काम होता है वो इसके नीचे होता है। ठीक है, चलो भाई अब देखो, ये नासा छिद्र है। सबसे पहले यहीं से हम वायु को अंदर लेते हैं। आपको पता है नाक से, अच्छा कब आपको पता है मुख से भी वायु जा सकती है, क्योंकि यहाँ से हमारा ये मार्ग जुड़ा रहता है, जिसे अपन ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी जो है वो आपका क्या होता है? ये आपका भोजन और श्वसन का उभयनिष्ठ मार्ग होता है। तो हम बात करें नासा छिद्र से हम वायु को लेते हैं, मुख से भी ले सकते हैं, लेकिन मुख्यतः नासा छिद्र से वायु को अंदर लिया जाता है। और जो नासा छिद्र है, यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो होते हैं छोटे छोटे बाल होते हैं इसके अंदर। छोटे छोटे क्या होते हैं? बाल। नाक के अंदर आप लोग देखोगे तो छोटे छोटे बाल होते हैं। दूसरी बात,
दूसरी बात इसमें होता है श्लेष्मा। श्लेष्मा, अरे श्लेष्मा कुछ नहीं, वो सर्दियों वाला वो वाला, ठीक बात समझ में आई। तो ये श्लेष्मा, इन दोनों का काम क्या है, ये दोनों क्या करते हैं, अगर वायु के साथ कुछ रेत आ रही है, कुछ कंकड़ आ रहे हैं, कुछ गंदगी आ रही है, उसको रोकते हैं। क्लियर बात। रेत आ रही है मान लो तो बालों के अंदर फंस जाएगी। श्लेष्मा गिल्ला गिल्ला होता है ना, तो उसके अंदर रेत तो आसानी से फंस जाएगी। इसलिए बेटा ये जो श्लेष्मा होता है बहुत काम का होता है। काम की चीज है। हाँ, तो यहाँ से ये चली गई। अच्छा, मैंने एक आपको बताया था कि भोजन इस श्वास नली के अंदर नहीं जाए, ये श्वास नली है, इसके अंदर जाने से रोकने के लिए इसके अंदर एक चीज पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। कहाँ पर होता है, यहाँ पर। ये जो कॉमन मार्ग है यहाँ पर इसका ढक्कन होता है, इसको इस श्वास के अंदर भोजन को जाने से रोकता है। क्लियर बात। अब बात करते हैं श्वास नली की। ये कंठ है, कंठ जहां से हमारी आवाज निकलती है, जो मैं बोल रहा हूं, यहाँ कंठ से हमारी आवाज निकलती है। आवाज वायु के कंठ पर टकराने से ही तो निकल रही है, ठीक है। श्वास नली के अंदर ये वल्ले टाइप होती है जिसे हम उपास्थि वल्ले बोलते हैं। श्वास नली जो है वो इस तरह से वल्य नुमा संरचना बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, उपास्थि वल्ले बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उपास्थि वल्ले बोलते हैं। क्लियर बात। उसके बाद ये दो भागों में बंट जाती है श्वास नली। श्वास नली जिसे हम दो भागों को क्या बोलते हैं, श्वसनी। फिर श्वसनी जो है वो अलग अलग ऐसे छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। ये इधर भी बनती है, इधर मैंने नहीं बनाया, इधर मैंने पसलियां बना दी है, ठीक है ना। बुक में भी ऐसे ही बनाया हुआ, लेकिन ध्यान रखना दोनों साइड होता है। आप एक साइड में बनाओगे नंबर आ जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा क्या, कि ये दोनों साइड ऐसा ही होता है, ठीक है। अब ये दोनों साइड इस तरह से जो नलियां बनती है श्वसनी से, उसे श्वसनी काय बोलता है। पसलियों का काम आप लोगों को समझ में आ गया। ये हमारे यहाँ पर जो फेफड़े हैं इनकी सुरक्षा का कार्य करती है। क्लियर बात। नेक्स्ट बात करते हैं, ये यहाँ पर ये जो होता है इस तरह की जो संरचना है, ये पूरी मिलाकर जो इसे हम कहते हैं फुफ्फुस या इसे हम फेफड़ा बोलते हैं। इसके नीचे एक इस तरह की संरचना बनी होती है जिसे हम डायाफ्राम बोलते हैं। और ध्यान रखना ये लास्ट में गुब्बारे नुमा संरचना होती है जिसे कुपिकाएं बोलते हैं। और ये कुपिका इस तरह की होती है, दिखी कुपिकाएं। और बेटा ध्यान रखना, ये जो कुपिका एक होती है, एक कुपिका को अगर हम खोल के ऐसे रख दें तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 80 वर्ग मीटर। 80 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। अगर एक कुपिका का 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है तो बहुत सारी कुपिका होती है तो पता नहीं लाखों में आपका क्षेत्रफल बन जाता है। इसीलिए तो इतना ज्यादा, हमने पहले ही कहा क्षेत्रफल हमें क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन को आर पार होने का जो है वो क्षेत्र ज्यादा मिल जाएगा, छत ज्यादा मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, श्वसन जो है वो आसानी से हो जाएगा। क्लियर बात। जिससे क्या है, श्वसन जो है वो आसानी से हो जाएगा। ये जो कुपिका होती है इनके अंदर ऑक्सीजन यहाँ से आती है और इन कुपिकाओं के अंदर क्या होती है, रुधिर वाहिनियां होती है। बहुत सारी क्या होती है, रुधिर वाहिनियां, यानी खून की नलियां होती है। अब बेटा आपको पता है हमारे वाहिनियां, अरे आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर सामान को इधर उधर लेके जाने का कार्य कौन करता है, खून करता है। तो यहाँ पर बहुत सारी क्या होती है, यहाँ पर बहुत सारी जो है वो होती है रुधिर वाहिनियां। अब ये रुधिर वाहिनियां क्या करती है, ये यहाँ से मान लो ऑक्सीजन आई, मतलब वायु आती है, वैसे तो पूरी हवा आती है, ऐसे थोड़ी है ऑक्सीजन हमारा फिल्टर लगा हुआ गया नाक में, नहीं, पूरी हवा पूरी आती है। लेकिन यहाँ से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को रुधिर वाहिनियों के द्वारा ले लिया जाता है और रुधिर वाहिनियां कहाँ लेकर चली जाती है, कोशिकाओं के पास। वहां से CO2 लेके आती है, CO2 को इसके अंदर छोड़ दिया जाता है और छोड़ने के बाद ये यहाँ से वापस बाहर चला जाता है। क्लियर बात। यहाँ से वापस ये बाहर चला जाता है। तो ऑक्सीजन इसके अंदर आती है खून के साथ और खून जो है वो कोशिकाओं तक लेकर चला जाता है। क्लियर बात। दूसरी बात ये है
कि यहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का आर पार जो होता है वो किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा ही होता है। मतलब ऑक्सीजन का दाब अगर अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ जाएगी, CO2 का दाब अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है तो CO2 क्या आ जाएगी, कुपिकाओं से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होती है, रुधिर वाहिनियाँ होती है जो क्या करती है, कुपिकाओं से ऑक्सीजन लेती है और मतलब कुपिकाओं में ऑक्सीजन देती है। ऐसे इस तरह से मामला चलता रहता है। फेफड़े फूलते हैं ऑक्सीजन, जैसे ही हम वायु अंदर लेते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, कुपिका फूल जाती है। जैसे ही वायु को बाहर निकालना होता है तो चिपक जाती है। ये डायाफ्राम भी ऊपर होता है, नीचे होता है। इस तरह से आपका ऑक्सीजन बाहर मतलब वायु बाहर और अंदर होती रहती है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ वायु इसके अंदर स्टोर भी रहती है, थोड़ी वायु इसके अंदर स्टोर भी रहती है ताकि एनी टाइम जो है ऑक्सीजन इन रक्त वाहिनियों को मिलती रहे। ठीक है ना, एनी टाइम ऑक्सीजन इसको मिलती रहे। इसलिए इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो पड़ी भी रहती है, जिससे अवशिष्ट आयतन कहते हैं। कौन सा आयतन कहते हैं, अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। ये आप बड़ी कक्षा में पढ़ोगे कि आयतन किस किस टाइप के होते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अवशिष्ट आयतन किसे कहते हैं कि मान लो ऑक्सीजन को इसका वायु को कुपिकाओं में भरा, अब वापस बाहर छोड़ना है तो ये कुपिकाएं पिचकेगी, है ना, चिपकुड़ेगी, तो ये पूरी की पूरी वायु बाहर जाएगी। लेकिन पूरी वायु बाहर नहीं जाएगी, थोड़ी थोड़ी वायु इसके अंदर रहेगी। क्यों रहेगी, उसे अवशिष्ट आयतन कहते हैं। थोड़ी वायु रहेगी उसे अवशिष्ट आयतन कहते हैं। लेकिन ये रहेगी क्यों, इसका कारण ये है कि मान लो सारी ऑक्सीजन बाहर भेज दी वायु, अब खून को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो कहाँ से लाए, तो थोड़ी वायु रहेगी तो उसमें से हम ऑक्सीजन लेते रहेंगे एनी टाइम। मतलब ऑक्सीजन लेने का काम रुकना नहीं चाहिए। तो ये होता है। ठीक है, बात समझ आई। विसरण से होता है। अब ये होता है, ये हमारे शरीर के अंदर यहाँ पर होता है हीमोग्लोबिन। कौन सा ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, जिसे हम श्वसन वर्णक बोलते हैं। हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन आपका एक श्वसन वर्णक होता है जो ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जा सकता है, यानी कि खून के अंदर पाया जाता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अच्छी पकड़ बनाता है, ताकि क्या है कि एकदम से कहीं भी खून जाना हो तो खून के साथ ऑक्सीजन को पकड़ के कहीं भी जहाँ जरूरत होती है ऑक्सीजन को लेकर जाता है। अच्छा, क्या होता है, जैसे मैं आपको बात बताऊं, मान लो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को पैर तक लेके जाना है। कहाँ तक लेके जाना है, पैर तक लेके जाना है, और हीमोग्लोबिन है ही नहीं, तो पैर के अंगूठे तक आपको लेकर जाना है ना। तो ये विसरण का मतलब क्या होता है, अधिक दाब से कम दाब की ओर जाएगा। तो हमें पता है पैर के अंदर मान लो ऑक्सीजन की कमी है और फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि है, तो ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी, फेफड़ों से पैर में जाएगी। लेकिन विसरण द्वारा अगर जाएगी ना तो इसमें 3 साल का समय लग जाएगा। कितना समय लगेगा, अब 3 साल में ऑक्सीजन पैर को मिलेगी तो क्या मामला होगा, समझ रहे हो आप। इसलिए हमारे शरीर के अंदर कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। इसलिए अगर तुमसे पूछे कि हीमोग्लोबिन नहीं होता तो क्या होता, तो श्वसन ही नहीं हो पाता। लेकिन बहुत से जो जीव होता है सरल जीव होता है, जैसे मान लो ये अमीबा है। अब इसको क्या है, ये वायु के संपर्क में, ये एक ही कोशिका, ये यहाँ से ऑक्सीजन ली और वापस छोड़ दी, बस कोई दिक्कत नहीं, विसरण के द्वारा श्वसन हो जाता है। लेकिन हमारा इतना बड़ा शरीर है तो विसरण के द्वारा श्वसन नहीं होता। ठीक है ना, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। दूसरी बात, कुछ बातें जो है वो महत्वपूर्ण ये भी है कि धूम्रपान करते हैं ना, धूम्रपान या तंबाकू लेते हैं ना, तंबाकू से हो जाता है कैंसर। ये तंबाकू एक तो खाने वाला होता है, एक धुआं के साथ लिया जाता है। तो जो धुआं के साथ और यहाँ, ये दोनों ही क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। ठीक है ना, दोनों ही क्या होते हैं, नुकसानदायक होता है। इससे क्या होता है, कैंसर हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात, धूम्रपान से क्या होता है, इस श्वास नली के अंदर ये इस तरह से उपास्थ्य होता है, जिसे अपन सीलिया बोलते हैं। ये जो है, ये सीलिया जो है वो
नष्ट हो जाते हैं। धूम्रपान से जैसे आप धुआं अंदर लोगे शरीर के अंदर तो सीलिया जो है वो नष्ट हो जाते हैं, जिस वजह से आपकी क्या हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। सीलिया क्या करता है, वायु के अंदर कुछ रोगाणु वगैरह होते हैं उनको रोकने का प्रयास करते हैं, अंदर नहीं जाने देते फेफड़ों के अंदर। अगर मान लो ये सारे फेफड़ों के अंदर चले गए तो फेफड़े क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना ज़्यादा जो है धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फेफड़े जो है वो सड़ जाते हैं। ठीक बात, ये बातें हम लोगों ने आज कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा बहुत ही मस्त तंत्र है, वो है दिल वाला। तो हम कल पढ़ेंगे दिल। क्या पढ़ेंगे भाई? दिल। ठीक बात, चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो बेटा, ताकि के सारे दोस्त हमसे जुड़ जाएं। और आपसे एक पहले भी बात कह चुका हूँ कि अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर। तो आपके साथ एकदम कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, तो आपके साथ बातें भी हो जाएगी। तो आप लोग सारे दोस्तों के साथ शेयर करके जल्दी, मतलब 10-15 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर पार करवा दो, ताकि हमारा और आपका दोनों का मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि हम पढ़ाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। हम पढ़ाएंगे आपको और आपको आएंगे आंसर तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।